नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 3 पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सफ़र का साथी और सिरदर्द। लेखक राम नारायण उपाध्याय जी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 8। आइए हम सबसे पहले देखते हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य। हास्य यानी हंसी, व्यंग्य यानी सटायर, कमेंट करना। तो हल्के फुल्के ढंग से हंसी मजाक में उन्होंने उस बात को प्रस्तुत करते हुए इस निबंध में व्यंग्यकार ने, व्यंग्य लिखने वाले व्यंग्यकार, रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अखबार समाचार पत्र, वर्तमान पत्र मराठी में, हिंदी में अखबार या समाचार पत्र, अनावश्यक बात करने वालों, बेवजह बात करने वाले, गैर जरूरी बात करने वाले, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा जोरदार व्यंग्य किया है, उन पर कटाक्ष किया, उन्हें ताना मारा है। लेखक का तात्पर्य, लेखक के कहने का उद्देश्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। लेखक इस पाठ में ऐसे लगता है कि आप बीती कह रहे हों। तो वे कहते हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी की कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटने, निरंतर लगातार पीछे छूटते चले जाने, और दूर हैं उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। तो अपने इस आनंद से लेखक परिचित करवा रहे हैं कि रेल की यात्रा कितनी अनोखी अद्भुत होती है। बच्चों सा उत्साह लेखक स्वयं में पाते हैं कि जब रेल चल रही हो तो रेल की पटरियों के नीचे ऐसे लगता है मानो कोई तेज नदी बह रही हो, जिस पर से सरपट बहुत तेजी से हवा की गति में बात करते हुए रेल चली जा रही है। ऐसे लगता है कि कोई पेड़ पास हैं और उन पेड़ जो पास आए और फिर ये फौरन दूर चले गए। तो इस तरह से पेड़ों का तेजी से आना, बहुत दूर से समीप आना और बहुत दूर चले जाना। बच्चों में ऐसा उत्साह होता है। खिड़की के बाहर बैठ खिड़की से निहारते हुए बच्चे इसी तरह के दृश्यों का आनंद लेते हैं। लेखक भी उसी मौज में खो गया है। अद्भुत आनंद है ये। इसमें तर्क नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमें पता है साइंटिफिक रूप से कि पेड़ न तो दूर से पास आते हैं, न यहाँ से कहीं दूर जाएंगे। चलते हम हैं, गाड़ी हमारी चल रही है, पेड़ तो जहाँ थे वहीं हैं। लेकिन फिर भी ये जो पेड़ों का गतिशील होना दिखलाई देता है, ये भी कम रोमांचक नहीं है। लेखक ने इस तरह की बचपन की खोई हुई यादें, भूली बिसरी यादें, बचपन को जीवंत किया है। लेखक भी इसी मौज में रहता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है, मेरी नज़र चुरा रहा है, मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। या मैं किसी काम में व्यस्त हूँ और मेरा ध्यान अपनी ओर स्वतः खींच रहा है। मैं किसकी ओर, मतलब मुझ पे नज़र रखे हुए हैं, मैं किसकी ओर, किसकी तरफ एक टक लगातार निहारता हूँ, देख रहा हूँ। किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, नापसंद करता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, मैं किनकी यादों में खोया हूँ। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, कोई ध्यान दे, मेरी प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस लाए, या मुझे कतई पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, प्राकृतिक, प्रकृति के मनोरम, मन को भा जाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले दृश्य को देखना चाहता हूँ, तो जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्य का उदय होना, सूर्यास्त सूर्य का अस्त होना, तभी मेरी दृष्टि, तभी मेरा ध्यान उचट कर, हिंदी में दृष्टि हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, भक्ति, हमेशा ये ऐसी छोटी की मात्रा। तो सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, तभी लेखक का ध्यान उचट कर
मतलब ध्यान अचानक वहाँ से हटा, उछट गया। किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य, ऐसे लगता है कि अचानक कैमरा हिल गया और सारा दृश्य अदृश्य हो गया, गायब हो गया। और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि भला आखिर में देख क्या रहा था। वह जो दृश्य देख रहे थे, तेज गति से रेल जा रही है, जो दृश्य आए और गए, लेकिन वो स्मृति पर अंकित नहीं हो पाते, दिलो दिमाग में बस नहीं पाते। कई बार हमें उलझन होती कि हमने भला वाकई में देखा क्या है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में, ऊंचे आकाश में, अनंत आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इस अनंत आसमान की लंबाई चौड़ाई देखना चाहता है, नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर न चाहते हुए, मन मारना न चाहते हुए भी सुरंग की उस पतली सी लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। इंतज़ार करते रहना पड़ता है कि अब ये घुप अंधेरा कब मिटेगा, कब वापस से दिन का उजाला दिखाई देगा। मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। बस से यात्रा करना लेखक पसंद नहीं करते। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। मनपसंद अपनी रुचि अनुसार हो, हमारे और उनके ख्यालात मिलते हों। अनेक बार तो ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ता है, सामना होता है, जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करते। अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए, अगर हम सामने से बात करने का प्रयास करें, तो बड़े उत्तर देने वाले प्रश्नों के उत्तर भी वे हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से मुंह बाहर लटका देते हैं। मतलब बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो जो बातें करने का उत्साह है, एक जो उत्सुकता है, वह भी नष्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दोनों में से एक उतर न जाए। या तो आप उतरिए, अन्यथा वो नहीं उतर जाता, तब तक उसके सवाल जवाब, उसकी बातें खत्म ही नहीं होगी। और बेसिर पैर की बातें, कोई महत्वपूर्ण बातें भी नहीं। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय की अपेक्षा एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति, उस विशेष व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों, बड़ी और बराबरी की हैसियत वाले, जो समान भाव से हों, जो समान स्तर के हों, रुतबे में, ओहदे में, तो बराबरी वालों की उपेक्षा करना, अनदेखा करना, तिरस्कार करना, नज़रअंदाज करना। बड़ों से मिलने को दौड़ा चला जाता है। जो हम उम्र, जो बराबरी के लोग मिलेंगे, उनको वह तवज्जो ही नहीं देगा, महत्व ही नहीं देता। और अपने से बड़े, ताकतवर, शक्ति संपन्न, उनके सामने बाहें पसारे, आंखें बिछाए उनका स्वागत करेगा, मिलने दौड़ा चला जाएगा। उसे उस आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, अपनी गति, अपनी रफ्तार का घमंड होता है, नाज होता है, गर्व होता है, घमंड होता है। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ पे लेखक ने सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का अंतर बताया है। एक्सप्रेस ट्रेन एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा है। यानी एक्सप्रेस ट्रेन छोटे बड़े हर स्टेशन पर रुकती हुई चलती है, और सुपरफास्ट ट्रेन बड़े महत्वपूर्ण जंक्शन पर ही रुकती है, बड़े स्टेशनों पर ही रुकेगी। साधारण छोटे मोटे स्टेशन तो उसके लिए रुकने के स्थान है ही नहीं, उसकी मंजिल है ही नहीं। ये कंपैरिजन किया इन्होंने। ऐसे लगता है कि रेल का लेखक मानवीकरण कर रहे हैं। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हों, जादू का खेल देख रहे हों। बाइस्कोप से कुछ चित्रों की रील रखकर कुछ चित्र दिखाए जाते थे बच्चों को बहलाने के लिए, मेले वगैरह में, उसे बाइस्कोप कहते हैं। बच्चों के लिए वह जादू का पिटारा होता था। लेकिन कोई देखने दे तब तो लेखक कहते हैं जैसे ही हमने अगर डिब्बे में पांव रखा, अंदर गए, रेल में, ट्रेन के अंदर हम पहुँचे, अपनी सीट पर बैठे, कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आप
के झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा। कई बार लेखक को क्या परेशानियां हुई, लेखक उस बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे इतना हम सबवे, ब्रिज, ये सब चढ़ के उतर के यात्रा करते हुए बहुत मुश्किल, जैसे ट्रेन आई और अंदर पहुँचे, हमने अभी सांस दुरुस्त भी नहीं की, बैठे भी नहीं हैं, लेकिन हमारे झोले में लटकते हुए दिखाई देने वाले अखबार को देखकर कुछ सहयात्री जो होते हैं उन्हें बड़ा राक्षसी आनंद आता है। वे ये तक नहीं देखते कि हमने अभी तक हम ढंग से बैठे भी नहीं, हमने अपना सामान भी ढंग से रखा नहीं है। अमानवीय तरीके से तुरंत पूछ भी लेते हैं, बल्कि पूछ क्या लेते हैं, छीन लेते हैं। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे भले आदमी, हमने अभी तो इसे खरीदा, उठाया, लेके आया, हमने इसके पूरी तरह से दर्शन भी नहीं किए, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमारी कौन सुने। अब उसने जिस तरह से पूछा है, इजाज़त ली है, बल्कि ले ही लिया है, और हम मुंह ताकते बैठे रहें। ये सोच के अखबार खरीदा था कि कुछ पल आराम से, बिना बात किए, शांति से यात्रा का आनंद लिया जाएगा। समाचार पढ़ने का एक अलग आनंद होगा। रोज घर पे पढ़ते हैं, आज रेल यात्रा में पढ़ेंगे। लेकिन वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे अखबार को खोल कर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। चाहे आपने अपने हाथों से दिया हो, नहीं तो उसके हाथों सही सलामत है, तुरंत लपक लेगा वो। यानी वो आपसे सिर्फ पूछ के आप पर एहसान कर रहा है। आप दे या न दे, उसने पूछने की औपचारिकता निभा ली है। अब वो अखबार ले लेगा, पढ़ लेगा, और ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है मानो। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की सी हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि भाई साहब, अगर आपका पढ़ के हो गया तो मुझे मेरा पेपर लौटा दीजिए ना। लेकिन आपका ये सपना वापस से कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि जो अखबार एक बार गया वो वापस आप तक आएगा ही नहीं। तो उत्सुकता से आप राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर, ऐसा जम्हाई लेकर उबासी से लेते हुए उसे बेतरतीबी अव्यवस्थित तरीके से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र उनकी बपौती है, उनके पिता की संपत्ति है, उनकी अपनी मिल्कियत है, बड़ी मेहनत से उन्होंने ही खरीद के लाया हो, और बहुत शान से, जैसे दानवीरता दिखाते हुए, ले भाई हमने तो पढ़ा, अरे तुम भी पढ़ लो गरीबों। बताइए, जिसका है उसको दिया ही नहीं, वापस लौटाया ही नहीं, और इस शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी अपनी निजी संपत्ति हो। निजी, पर्सनल, व्यक्तिगत, प्राइवेट संपत्ति, प्रॉपर्टी। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर, अलग होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। यानी सही सलामत एक अखबार, उसके सारे पेजेस, उसकी सारी सप्लीमेंट, लगभग पूरा डब्बा पढ़ रहा होगा। लेकिन पढ़ने से वंचित कौन है? बिल्कुल सही समझा आप, जिसने अखबार खरीदा उसको ही नहीं मिल रहा है। ऐसे लगता है अखबार अगर एक शरीर है तो उसके अंग अंग को पूरा डिब्बा बांट के पढ़ रहा है। बल्कि लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ने के बाद अपनी संपत्ति समझकर, अपनी वस्तु समझकर उसका मन माना बहुउपयोग भी कर रहे हैं। कोई नीचे बिछाने के इस्तेमाल कर रहा है, कोई खाना खाने के वक्त नीचे बिछा रहा है, कोई उस पे बच्चों को बैठा रहा है, कोई बच्चों के मल मूत्र साफ कर रहा है। मल्टीपर्पज़, यानी अखबार बनाने वालों ने इतने उपयोग नहीं सोचे होंगे जितना उपयोग ये लोग कर रहे हैं। और जिसने पैसे खर्च करके अखबार खरीदा है वह बेबसी से देख रहा है। अखबार की ऐसी दुर्गति होते हुए उसने कभी सोची भी नहीं होगी। तो जो नहीं सोचा वह दिखाई दे रहा है।
तो देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। मजे की बात यह कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज़ा रेल की यात्रा करते समय लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध, मन की भावनाओं पर आधारित लिखा जाने वाला निबंध, तो कोई संपादकीय एडिटोरियल कॉलम, एडिटर जो लिखते हैं संपादक से अपनी सीट झाड़ता हुआ नजर आएगा। सोचिए कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अखबार का वह, और उसका उपयोग क्या हो रहा है? सीट झाड़ने के लिए, सीट पर जमी हुई गंदगी, हल्की धूल को उड़ाने के लिए, साफ करने के लिए। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सीट टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से एक नया प्रश्न आएगा। कोई और सिरफिरा आपका भेजा फ्राई करने के लिए। इस तरह के भांति भांति के लोग भी मिलते हैं। हर बार जो सहयात्री होते हैं वो अच्छे हमसफ़र साबित हो जरूरी तो नहीं है, कुछ सरदर्द भी कर देते हैं। तो पूछेंगे कहाँ चल रहे हैं, मतलब कहाँ तक जा रहे हो, और आप अनमने भाव से चिड़े हुए न चाहते हो, भाई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट, कट टू कम्युनिकेशन, सीधा आप बोलेंगे भोपाल तक, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अब वो बंदा सामने से फिर से पूछेगा भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है। अब मन में आपके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। अरे भाई, आपको क्या पता कि मैं किस दुविधा में हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में जीने दो। मैं कोई इंक्वायरी काउंटर हूँ, या मुझसे पूछ के ट्रेन में बैठे थे, या मेरे कहे अनुसार ट्रेन पहुँच जाएगी, या आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं रोज़ यहाँ से आते जाते रहता हूँ जो मुझे परफेक्टली पता हो कि कितने बजे पहुँचेगी। लेकिन लोगों को इन सारी आपकी असुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। वे आपको तपाने के लिए, परेशान करने के लिए, खिजाने के लिए, चिढ़ाने के लिए इस तरह के बेतुके प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। अब लेखक न चाहते हुए उत्तर देता है अपनी जानकारी अनुसार 3:15 बजे, 3:15 तक। तो उनका तर्क होगा, फिर वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, लॉजिकली दूसरा आंसर। पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। अबे बुद्धू, जब तुझे पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है। ये सब मन में ख्याल आएंगे। तो आप बात बदलने के लिए औपचारिकता निभाते हुए, सभ्य आचरण करते हुए, शराफत का परिचय देते हुए आप कहेंगे हो सकता है टाइम बदल गया। तो फिर वो नया प्रश्न पूछेगा, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती है। चेन पुलिंग होना एक घटना होती है कि अगर आपको चलती हुई ट्रेन को रुकवाना हो तो चेन जो है वहाँ पे आप उस चेन पुलिंग कर दीजिए, आपकी रेल तुरंत रुक जाएगी। लेकिन आपने बेवजह चेन पुलिंग की तो उसका जुर्माना भी होता है। तो आज की तारीख में पहुँच जाए यही गनीमत है। कई जगह पे लोग चेन पुलिंग करते हैं और असामाजिक तत्व होते हैं, वे लोग उतर उतर के चले जाते हैं अपने गांव, अपने आसपास। मतलब कुछ अभद्र, अशिष्ट, असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें करते हैं। नतीजतन रेल की रफ्तार धीमी हो जाती है और बार बार चेन पुलिंग होने से, बार बार ट्रेन के रुकने से अपने नियत समय पर, निर्धारित समय पर स्टेशन पर ट्रेन नहीं पहुंच पाती है। तो ये कहता है आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। शुक्र मनाओ, गनीमत है, खैर मनाओ कि अगर वो आज पूरे दिन में भी पहुंच जाए। तुम तो 3-4 बोल रहे हो, अगर आज दिन भर में पहुंच जाए तो शुक्र मनाइए, खुश हो जाइएगा। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, चलो इसी बात पे टॉपिक तो ख़त्म हुआ, लेकिन कहाँ। तभी तीर की तरह नया प्रश्न उछलेगा आपकी तरफ, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल स्टेशन का नाम। तो आप यानी लेखक ने कहा हबीबगंज तो पूछेगा अरे हबीबगंज क्यों। तो फिर आपने कहा, यानी लेखक ने कहा वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। अब ये देखिए, आपका भेजा चाटने के लिए, मतलब लेखक को परेशान करने के लिए किस तरह से बोलेगा। वे चिढ़ कर कहेंगे अरे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, बेवकूफ़ बना लेंगे, ठग लेंगे तुम्हें। इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पे टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर
और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी तक उतार देगा, यानी 1 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। और आप अगर वहां उतरे तो आपको बेमतलब 5-7 रुपये की चपत लगेगी, चूना लगेगा, बेवकूफ़ बनोगे। यानी ये भाई साहब इतना पूरा जानकारी रखते हैं। बताइए, तो आप कहेंगे, हाँ, आप सोचेंगे चलो कहीं ये पुनः फिर से हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वापस वहाँ से ट्रेन पर न बैठा दें। अतएव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल शब्द आया बच्चे, अतएव यानी इसलिए, अतएव चुप्पी साध कर, चुप रहकर आप निश्चल शांत बैठ गए। लेखक बैठ गया शांत कि चलो हाँ शांत हो गया। लेकिन अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। वह फिर से पूछेगा, भोपाल में क्या करते हैं? तो लेखक ने कहा, ओह मीटिंग में जा रहा हूँ। तो वे कहना शुरू कर देते हैं, अरे अपन तो वल्लभ भवन में अकाउंट सेक्शन में हैं। अब लेखक ने पूछा ही नहीं था, फिर भी बता रहा है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। यानी लोगों का बिल बनाने का काम है इसका, और ये लोगों से अतिरिक्त पैसे लेकर भी बिल बना देता है, जिससे एक तनख्वाह मिलती है, दूसरा ये इस तरह से ऊपरी कमाई भी कर लेता है। यानी इस जानकारी से वो ये साबित कर रहा है कि वो कितना चालाक व्यक्ति है, लेकिन सही मायनों में वह कितना बड़ा भ्रष्ट रिश्वतखोर व्यक्ति है। लेकिन लोग इस बुराई को भी अपनी कला, अपना हुनर बताते हैं। यानी समाज में इसकी सहज स्वीकृति हो गई है भ्रष्टाचार की। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, सरकारी कमरा मिला हुआ है, बीवी और 2 बच्चे हैं। लेखक ये सब जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा बताया जा रहा है, लेखक न चाहते हुए सुनने के लिए मजबूर है। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए, अगर आपका को पैसेंजर रेलवे का कर्मचारी हुआ, तो आपको वो सारी बातें जो हैं रेल की टर्मोलॉजी में करेगा। यानी सारी रेलवे से संबंधित बातें होगी, जिसका जैसा काम उसकी सारी बातें, उसके सारे मिसाल, उसकी सारी उदाहरण, सब कुछ उसके वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर वो रेलवे कर्मचारी हुए तो सारे रास्ते आपको गाड़ियों की शंटिंग की आवाज़ करने की आवाज़ें सुनाई देगी। यानी गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, तब भला वो कहेगा कि 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है, इस ट्रेन से आया हूँ, इस ट्रेन से जाना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मेल गाड़ी को रोक दिया जाता है, महत्वपूर्ण नहीं है, मालगाड़ी को पहले जाने देते हैं। कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा हुआ मेल यानी आदमी बिगड़ता नहीं। बिगड़ भी गया, क्रोधित भी हो गया तो रेल का क्या बिगाड़ लेगा। अरे बेचारा आम आदमी नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा। नाराज होने के लिए जो हैसियत चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसे चाहिए, चिंता मुक्त जीवन चाहिए, वो सब है ही नहीं। आगे सुनिए, अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, कंप्लेंट बुक मांगनी पड़ेगी स्टेशन पर उतर के, और जब तक आप तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक आपकी रेल चली जाएगी। फिर बैठे रहिए वहाँ पे शिकायत करते हुए। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, और अगर कोई ऐसा को पैसेंजर आएगा तो बोलेगा कि मैं इंक्वायरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो फिर उसकी बातें सुनो। लेखक अपने अनुभव पे बताता है कि वो बोलेगा, इंक्वायरी काउंटर पे काम करने वाला, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। लोग बाग मतलब लोग, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। वो कहता है अपने अनुभव के आधार पर, पूछताछ विभाग वाला, कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, 10 बजे वाली रेल कब आएगी। स्वाभाविक है 10 बजे आएगी, लेकिन रेलवे विभाग अपनी देरी के लिए जितना विश्वविख्यात है, रेल समय पे आ जाए तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये समय पे कैसे आ गई, घड़ी ठीक है क्या। यानी इतना विश्वास है लोगों को कि वो 10 बजे निर्धारित समय पे आ ही नहीं सकती, इसीलिए बेचारे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते हैं कब आएगी। कोई पूछता छोटी लाइन वाली गाड़ी
स्मॉल गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, इस तरह से छोटी लाइन, बड़ी लाइन की गाड़ियाँ भी आती हैं। तो छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी? मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। अरे मूर्ख, छोटी लाइन की गाड़ी छोटी लाइन पर ही खड़ी होगी। लेकिन वो हैं कि सवाल पूछ पूछ के लोग तपा देते हैं, परेशान कर देते हैं। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्या भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? अब बताइए ऐसे बेहुदा सवाल का क्या जवाब दिया जाए। तो ये भी मौज लेने के मूड में बैठा था, पूछ लेता है, आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ, कम ऑन जॉइन मी। अब इंक्वायरी काउंटर पे बैठा हुआ ऐसे फ्रस्ट्रेट आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आता है उसे। अब इस तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, इसका भी एक अलग आनंद है। एक बार एक सहयात्री ने लेखक से पूछा, क्या भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं, टिकट रिजर्वेशन करवा लेते हो? तो लेखक ने कहा, हाँ यह तो सहज बात है, मामूली सी बात है, स्वाभाविक है, रिजर्वेशन के बिना कैसे यात्रा करूं? आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है, यानी सरदर्द पाल लेना है। बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है बिना टिकट यात्रा करने पर या बिना आरक्षण के यात्रा करने पर। तो वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, अरे असली तकलीफ तो आरक्षण कराने में है। हम तो चक्कर काटते हैं, तब कहीं एक सीट मिलती है, आप शान से टिकट जेब में रखकर चलते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, हिकारत भरी, तिरस्कार करते हुए, है टिकट दिखा रहा है, टिकट है तो दिखा को रहा है, और टिकट है तो उस पर लिखा हुआ है सीट नंबर, जाओ खुद देखो, पढ़े लिखे हो। यानी इतनी नफरत से, इतनी हिकारत, तुच्छ, महत्वहीन समझते हुए आपको देख के कहेगा, अरे जब टिकट है तो क्या देखना है, नहीं होता तो देख लेता। क्या देख लेता? अच्छी कमाई देख लेता, तुम्हें कहाँ बैठाना यह देख लेता। और फिर वह टिकट बाबू दूसरे यात्री, टिकट निरीक्षक महोदय दूसरे यात्री के पास जाएंगे, उसके पास न टिकट है और न आरक्षण। फिर वो इशारे इशारे में उनकी कुछ बातें होगी, वहाँ पे मुंह, उसके शब्द गौण हो जाएंगे, महत्वहीन, आँखों ही आँखों में बात होगी, जैसे जन्म जन्मांतर के वो साथी हैं, और सारे भाव भी वे समझ जाएंगे। और फिर उसे, जो व्यक्ति बिना टिकट आया है, बिना आरक्षण के, बिना टिकट के, वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए उसे कंफर्म सीट मिल जाएगी। किसकी बदौलत? रेलवे टिकट बाबू की कृपा की बदौलत। ये कृपा कब होगी? जब वह व्यक्ति उन्हें कुछ अतिरिक्त लक्ष्मी जी के दर्शन करवाएगा। रिश्वत, यानी मूर्ख हैं वो लोग, इस नज़रिए से मूर्ख है वो लोग जो घंटों महीनों खड़े रहते हैं, रेलवे टिकट बुक कराते हैं, आरक्षण करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं और आके बैठते हैं। असली टैलेंट तो ये है कि न इतनी भाग दौड़ की, न कुछ, आके बैठे और आराम से सिर्फ पैसा दिया और सुविधा अनुसार जहाँ तक के लिए चाहिए उतनी रिजर्वेशन सीट मिल गई। अब वो कहता है, देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा रहता है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है और इसे सुरक्षित रखिए। भारतीय रेल जनता की संपत्ति है और इसको सुरक्षित भी रखिए, और ये सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी किस पर आन पड़ी है? जनता पर। तो हर कोई अपनी संपत्ति समझकर इस पर अपना अधिकार जता लेता है, कई बार वो उपयोग भी कर लेता है, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, एक अनरिटन मैसेज भी होता है। इबारत, एक संदेश इस पे लिखा हुआ रहता है, और वो क्या होता है? भारतीय रेल जनता की संपत्ति नहीं। मिसकोट हो गए आप, ध्यान से पढ़िए। भाव जिस तरह से प्रचलन चल रहा है, जो गतिविधि हुई, उससे क्या पता चला? भारतीय रेल जनता की नहीं, कंडक्टर की संपत्ति है, और वो इसको अच्छे से सुरक्षित रख रहे हैं। और एक बात, सभी कंडक्टर, सभी टिकट चेकर रिश्वतखोर होते हैं जरूरी नहीं है, एक तरफा बात नहीं होती है।
लेकिन अधिकतर होते हैं ये, ठीक है, जो अतिरिक्त पैसे लेकर टिकट बना देते हैं। बिना टिकट वालों का चालान या उनका फ़ाइन तो लगता नहीं, वो पैसा लेते हैं और बिना टिकट के उनकी मतलब एक फर्जी टिकट सा दे दिया जाता है उन्हें कि यहाँ से यहाँ तक, और कंफर्म सीट आराम से जाते हैं वो मज़े करते हुए। अब ज़रा सोचिए, मूर्ख साबित हुए वो लोग जो टिकट निकाल के बैठे थे। सांझ हो चली थी, शाम हो गई, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी। लोगों ने अपने अपने हॉलडॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की गोली खाई और लेटना चाहा, बस यही गलती हो गई। तो सहयात्री ने देख लिया और लपक के तुरंत पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? लेखक ने कहा, जी हाँ। तो बोला, अरे आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। लेखक मन में, अरे रिएक्शन तो ये हुआ कि कमीने तूने मुझे गोली लेते हुए देख लिया, दुष्ट कहीं का। फिर भी सामने से वो पूछेगा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौरी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे के ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गर्म है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है, उन्हें तो अपनी कमाई से मतलब है। ऐसे लगता है कि ये भाई साहब लेखक को सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी आप बीती बता रहे हैं। हो सकता है इनका भी कभी ऐसे ही हाल हुआ हो। अब लेखक क्या बोले, मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। लेखक को अब यही सब सुनना बाकी था। यानी लेखक ने जो सर दर्द से बचने के लिए गोली ली, गोली ने अपना असर दिखाने के पहले ही दम तोड़ दिया कि मैं बिल्कुल फेल हो गई हूँ। ऐसी बातें सुन के सर दर्द की गोली को सर दर्द का होना शुरू हो गया। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक, माता पिता से चली आई। मैंने कहा, नहीं, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सभी को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। लेखक ने एक जोक मारा। तप गया है लेखक, फ्रस्ट्रेशन में आ गया है। तो लेखक कहता, भाई साहब हमारे घर में सभी के सिर हैं तो स्वाभाविक है, इसलिए सिर दर्द तो होगा ही। जिनके सिर नहीं होते हैं उनको सिर नहीं होता और दर्द भी नहीं होता। अब लेखक ने तो अपमान किया, लेकिन सामने वाला बेअसर, निर्लज्ज सदा सुखी। वो फिर भी बोले जाएगा, क्या आप भी बिना सिर पैर की बात करते हैं? अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं और इतनी देर से तुम जो कर रहे थे वो क्या है? लेखक मन में ही बड़बड़ा रहा है। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। पाँव में शनि होना, जिन्हें बहुत घूमने का शौक़ हो, जो लगातार यात्रा करते हैं, उनको भी सिर दर्द होगा। गैस हो जाए पेट में तो भी सिर दर्द। मैंने कहा, रे आप बजा फरमाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बख्श दो, मन में लेखक कह रहा है। जब मैं घर से चला था तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया, बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। दर्द सिर दर्द देने का जो उन्होंने मिशन उठा रखा है, हम सफ़र सहयात्री, साथ में सफ़र करने वाले। तो हिंदी में सफ़र यानी यात्रा और इंग्लिश में एक सफ़र होता है। तो ये हम सफ़र, इनके साथ सफ़र करना वाकई में सफ़र करना होता है। बहुत बड़ी सफरिंग होती है ये, यात्रा नहीं यातना होती है ये। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में देखा कि लेखक अपने सहयात्रियों से भांति भांति के, लगभग लेखक को बुरे सहयात्रियों से पाला पड़ा है, जो बोल बोल कर बेतुकी बातें कर, बेमतलब की बातें कर लेखक को परेशान कर देते हैं। बच्चों अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।